नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया है? नोएडा में किया गया है। ठीक है। तो NIELIT क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका ये शॉर्ट रूप है NIELIT। एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नोएडा में किया गया है। तो चलिए इसके व्याख्या को देखें। तो ये DD न्यूज़ की खबर है और आप देख सकते हैं कि अभी जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है नोएडा में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने बुधवार को नोएडा परिसर में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो किसने किया? सचिव जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के S कृष्णन ने। इसे देश की सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विकास क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ठीक है। इन दोनों के बीच की अवस्था जो है सेमीकंडक्टर कहलाती है। कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, यानी उसमें आउटर मोस्ट लेयर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। इन दोनों की बीच की अवस्था आती है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इनिशियल स्टेज में तो करंट को पास नहीं करने देता है, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं, हल्का सा गर्म होता है, तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। तो इनिशियल में वो इंसुलेटर रहता है, फिर वो कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। तो इसकी व्याख्या को देखें तो इसका उद्घाटन जो है एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन जो है, उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है सचिव S कृष्णन ने किया। COE वैश्विक स्तर पर, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने के लिए अनुसंधान, नवाचार एवं प्रतिभा पूल के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने वाले VLSI और चिप डिजाइन कौशल को बढ़ावा देगा। केंद्र प्रोजेक्ट लैब चिप डिजाइन में नवाचार और सहयोग के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा तथा स्मार्ट क्लासरूम, उन्नत शिक्षण उपकरणों के साथ सेमीकंडक्टर एजुकेशन में परिवर्तन लाएगा। तो सेमीकंडक्टर अधिकतर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में उपयोग होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन सब में उनके मदरबोर्ड्स बनाने में यूज होता है। इसका उद्देश्य जो है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में भारत को सशक्त बनाते हुए VLSI और चिप डिजाइन को उन्नत बनाना है। विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग से जुड़े सहयोग को बढ़ावा देकर केंद्र वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा तथा अत्यधिक कुशल प्रतिभा पूल विकसित करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान
VLSI आधारित बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक विशेष प्रदर्शन भी किया गया, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रदर्शन ने VLSI में एक मजबूत ज्ञान आधार बनाने और उद्योग की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिभा के एक पूल को विकसित करने में केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उल्लेखनीय है, नया उत्कृष्टता केंद्र VLSI बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण और चिप डिजाइन में अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करके सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन उद्योगों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। तो मेन उद्देश्य क्या है कि जो है हम इसमें नवाचार करें और चिप डिजाइन करके जो है भारत की आवश्यकताओं को पूरा करें और वैश्विक स्तर पर भी जो है इसकी ज़रूरतें जो बढ़ती जा रही हैं, आजकल जो है हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में सेमीकंडक्टर की मांग जो है बढ़ती जा रही है। तो इसी क्षेत्र में जो है भारत का भी प्रयास है और इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है वहाँ के सचिव जी ने किया है नोएडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रतिवर्ष निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। तो इसमें से सही कथन पूछ रहा है, तो इसका तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारा सही है, यानी प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक है, तो याद रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है 1 फरवरी को जो है हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट पेश किया गया और उसमें जो है 36 जो है ऐसी दवाएं हैं जो जीवन रक्षक दवाओं के रूप में सूचीबद्ध की गई थी। उन्हें जो है टैक्स फ्री किया गया और उसमें कैंसर की भी कुछ दवाएं थी। तो चलिए इसको देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं। 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इससे आप एक लिंक कीजिए, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो आप 4 जनवरी को रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फरवरी को दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। यह हर साल मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करना है। ठीक है, कैंसर आज दुनिया भर में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य न केवल लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, बल्कि इसके बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए बढ़ावा देना है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में कैंसर के 14,96,972 मामले दर्ज किए गए। तो मोटी मोटा 15 लाख मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2040 तक भारत में कैंसर के मामले दोगुने होने का अनुमान लगाया गया है। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें जो है ये बताया गया था कि सिगरेट न पीने वालों को भी कैंसर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम जो रही, एक थीम पर मनाया गया और उसकी थीम जो रही यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। इस थीम का उद्देश्य यह बताना है कि कैंसर सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि लोगों के साथ से जीतने वाली एक लड़ाई है जिसे हमें जड़ से ख़त्म करना है। वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2000 में की गई थी। वर्ष 2000 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, चलिए, दरअसल ये 4 फरवरी जो है 2000 को पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। इसकी स्थापना जो है
यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC ने की थी। UICC यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लियोन ल्यूक, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश और इनमें से कोई नहीं। तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है और किसे हराया है? तो डी गुकेश को हराया है। व्याख्या को देखें तो आर प्रज्ञानंद, ये देख रहे होंगे ये कितनी कम उम्र में जो है ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आर प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील, कहाँ पर आयोजित हुआ था? नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने रोमांचक टाई ब्रेकर में डी गुकेश को 2-1 से हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर का खिताब जीता है। प्रज्ञानंद की यह जीत जो है उनके युवा करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें साथी भारतीय अर्जुन एरिगैसी की गुकेश पर शुरुआती जीत का भी योगदान रहा। टाटा स्टील मास्टर 2025 टूर्नामेंट जो है नीदरलैंड में आयोजित किया गया। अंतिम स्कोर जो है प्रज्ञानंद और गुकेश दोनों ने जो है 8.5 अंकों के साथ मैच समाप्त किया, जिसके बाद टाई ब्रेकर खेला गया। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुनीता विलियम्स, सिरिसा, पैगी विटसन और इनमें से कोई नहीं। तो ये सुनीता विलियम जी हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सुनीता विलियम्स जी हैं, उन्हें देख सकते हैं आप, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विलियम्स ने अब 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया है, यानी 9 बार वो स्पेस वॉक की हैं और उस दौरान जो है 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस में व्यतीत किया है। स्पेस में नहीं, स्पेस वॉक में। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान हासिल की। सुनीता विलियम ने अब तक कुल 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक समय पूरा कर लिया, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो पहले ये पैगी विटसन के नाम पर यह रिकॉर्ड था। और आपको पता होगा कि बुच विलमोर, ये जो सुनीता विलियम के साथ अंतरिक्ष में गए हैं, अभी भी स्पेस स्टेशन में ही फंसे हुए हैं। उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए कब तक वापस हो सकते हैं। चलिए, तो सुनीता विलियम जो है नासा के ऑल टाइम स्पेस वॉक सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गई हैं। यह ऐतिहासिक स्पेस वॉक 5 घंटे और 26 मिनट तक चला, जो सुबह 7:43 ET से शुरू होकर 1:09 ET पर समाप्त हुआ। स्पेस वॉक का उद्देश्य क्या होता है? तो विलियम और बुच विलमोर ने पुराने रेडियो संचार उपकरणों को हटाया, तो कुछ टेक्निकल जो है वर्क होते हैं, तो उसे करते हैं वो लोग स्पेस में वॉक करके। स्पेस स्टेशन के ट्रस से रेडियो फ्रीक्वेंसी समूह एंटीना असेंबली को हटाया। डेस्टिनी प्रयोगशाला और क्वेस्ट एयरलॉक से सतह सामग्री के नमूने इकट्ठा किए और अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर के रखरखाव के लिए जरूरी उपकरणों और क्षेत्रों की जांच किए और स्टेशन के बाहरी हिस्से में संभावित सूक्ष्मजीवी जीवन का अध्ययन किए। तो ये लोग ये सब गतिविधि किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है कर्नाटक ने जो है सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार जो है इसे बनाने के लिए जो है कानूनी ढांचा बनाने का निर्देश दिया है कर्नाटक ने। तो क्या है आर्टिकल
21 आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और ये कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ गरिमापूर्ण जो है मरने का भी अधिकार देता है। तो हमारे देश में यूथेनेसिया की बात होती है, तो यूथेनेसिया 2 प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव। तो हमारे देश में पैसिव यूथेनेसिया लागू है, मतलब दिया जा सकता है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया नहीं दिया जा सकता। पैसिव यूथेनेसिया में होता क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति लाइफ सपोर्ट पर जीवित है, तो उस दौरान जो है जब देखा जाता है कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही है और लाइफ सपोर्ट भी जो है काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में पैसिव यूथेनेसिया दिया जाता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दी है। यह कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 ये जब मामला आया था, तो उसी समय जो है एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया का केस चला था, मामला आया था। तो इस मामले में जो है पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था। तो उसी का हवाला दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जीवन रक्षक उपचारों को रोकना या बंद कर देना शामिल है, जिससे व्यक्ति को अपनी स्थिति से स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का आदेश अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने की पुष्टि, जीवन जीना और साथ ही साथ सम्मान के साथ जो है मरण के अधिकार की पुष्टि करता है और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मानदंडों को सरल बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो 2023 का दिशा निर्देश है वो क्या कहता है? प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया में लिविंग बिल के आधार पर जो है जीवन रक्षक चिकित्सा का प्रत्याहरण किए जाने के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे, यानी हटाने से पहले जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है। रोगियों को अपने उपचार संबंधी इच्छाओं को दस्तावेजित करने की सुविधा मिलती है, जिससे जीवन के अंतिम निर्णयों में गरिमा सुनिश्चित होती है। इसमें कुछ अनुमोदन भी है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। उसमें कुछ अनुमोदन की भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, सहमति भी ली जाती है। तो अनुमोदन क्या होता है कि अनुमोदन प्रक्रिया के लिए उपचार करने वाले डॉक्टर 2 मेडिकल बोर्ड, प्रत्येक में 3-3 चिकित्सक होंगे, यानी 2 मेडिकल बोर्ड होगा और प्रत्येक में 3-3 चिकित्सक होंगे, तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, इसके साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMO जिसको बोलते हैं, द्वारा नामित चिकित्सक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो 2 मेडिकल बोर्ड प्लस CMO से अनुमोदन लेंगे। सहमति भी ली जाएगी। किससे ली जाएगी? मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिए निकटतम रिश्तेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रिश्तेदार अनुमोदित करेंगे, मतलब सहमति देंगे, और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अनुमोदित करेंगे। उन्नत चिकित्सा निर्देश AMD के अनुसार यदि रोगी की क्षमता समाप्त हो जाती है तो स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। तो ये कुछ प्रक्रिया है पैसिव यूथेनेसिया देने से पूर्व। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो चंद्रयान से चुनाव तक जो है भारतीय चुनाव आयोग ने अभी पहल शुरू की। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ जिसकी गणना जो है आज होगी, तो इसी को लेकर के जो है चुनाव आयोग ने जो है एक पहल शुरू की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक पहल की शुरुआत की चंद्रयान से चुनाव तक।
चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय चुनाव आयोग की एक आकर्षक और भविष्योन्मुखी पहल पश्चिमी दिल्ली में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और उत्साह पैदा कर रही है। विकासपुरी के विशेष मतदान केंद्र पर मतदाताओं का स्वागत एक उल्लेखनीय थीम के साथ किया जाता है, चंद्रयान से चुनाव तक भारत की उड़ान। यह बूथ किसी भी अन्य बूथ से अलग है, जिसमें चंद्रयान और गगनयान के मॉडल के साथ साथ बायोस्कोप और टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रहों का इंटरैक्टिव प्रदर्शन भी किया गया है। देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के प्रयास में पूर्ण पोशाक में सजे अंतरिक्ष यात्री मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाते हैं, जिससे मतदान के अनुभव में मनोरंजन और नवीनता का तत्व जुड़ सके। यानी यहाँ पर जो है एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनके जो है कपड़े पहन करके और मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो है मनोरंजन होगा उनका और इसमें कुछ नवाचार भी होगा। और ये जो है जो स्कीम चलाई गई, पहल चलाई गई, इसके तहत विशेष रूप से जो है बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना हृदय स्पर्शी है। जब वे मतदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका गुलाब के फूलों से तथा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इस पहल के पीछे का उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह बढ़ाना है, साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाना भी है। इसने बूथ पर आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अंतरिक्ष थीम वाले मॉडल और प्रौद्योगिकी संचालित डिस्प्ले का मिश्रण पेश करने वाला यह सेटअप न केवल मतदाताओं को आकर्षित करता है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और उत्साह की भावना भी पैदा करता है। युवा और वृद्ध सभी मतदाता इस अनुभव से प्रसन्न हैं तथा कई लोगों ने इस अभिनव दृष्टिकोण की सराहना भी की है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और जब हम लोग बात कर ही रहे हैं कि इतना सारा पहल हो रहा है चंद्रयान से चुनाव तक, तो चंद्रयान क्या है और चंद्रयान की अगली योजना क्या है, उसके बारे में भी प्रश्न लाजमी है। तो अभी ये चर्चा का बिंदु भी है, क्योंकि अभी कल ही जो है जितेंद्र सिंह जो हैं उनके द्वारा ये घोषणा की गई और इसी पर आधारित ये प्रश्न है। भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूनों को एकत्र कर पृथ्वी पर लाना है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ सही विकल्प का चयन करने के लिए पूछ रहा है। समुद्र की सतह का अन्वेषण करने के लिए 2026 में भारत समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो पूछ के आ रहा है सही विकल्प का चयन करना है, तो दोनों विकल्प हमारा सही है। अभी जितेंद्र सिंह जी ने ये घोषणा की कि 2026 में भारत जो है भारत जो है समुद्र की सतह में अन्वेषण करने के लिए, वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए जो है समुद्रयान लॉन्च करेगा और 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। ठीक है, और जिसका उद्देश्य जो है चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्र करना है। आइए व्याख्या को देखें। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2027 में चंद्रमा की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। ऐसा क्यों करेगा भारत? क्योंकि भारत का मिशन है कि भारत जो है मानव सहित जो है एक अंतरिक्ष यान भेजे चंद्रमा पर, तो उसके लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है। चंद्रयान 4 में हैवी लिफ्ट LMB-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग प्रक्षेपण शामिल होंगे, जो मिशन के 5 अलग अलग घटकों को ले जाएंगे, जिन्हें कक्षा में इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्र की सतह पर अन्वेषण करने के लिए 2026 में भारत समुद्रयान जो है लॉन्च करेगा, जिसमें 3 वैज्ञानिकों को एक विशेष पनडुब्बी के जरिए महासागर की 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। अब भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया 2008 में, फिर जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3
लॉन्च किया, अब जो है चंद्रयान 4 की ओर अग्रसर है। तो लाजमी है कि ऐसे में हमें सभी चंद्रयान मिशनों के बारे में जान लेना चाहिए। तो चंद्रयान 1 की बात करें तो भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में जो है चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की त्रिआयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। तो ये तो सफल रहा। इसका प्रक्षेपण जो है PSLV C11 से किया गया था। चंद्रयान 1 की बात हो रहा है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रॉक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें भी की थी। वहीं चंद्रयान 2 की बात करें तो इसे आंशिक रूप से सफलता मिली थी। जब ये लैंडिंग कर रहा था तो उसी समय जो है इसमें इसका सिग्नल जो है टूट गया था, संपर्क टूट गया था इसरो के साथ, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आंशिक सफलता मिली। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। इसका प्रक्षेपण जो है GSLV Mk3 M11 से किया गया। तो यहाँ पर PSLV का उपयोग किया गया था चंद्रयान 1 में, और चंद्रयान 2 में GSLV Mk3 M1 के। यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी आकांक्षाओं पर पानी के अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए। चंद्रयान 3 की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस एंड ये भी आवश्यक है कि हम एक भारत हैं और भारत ने क्या सफलता हासिल की अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्रयास है। ठीक है, इसके पहले जो है रूस, USA और चीन ही कर पाए थे, और अब ये चौथा देश ऐसा बन गया भारत जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी, जिसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना था। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान लगाया गया था, 42 दिन ने पूरा किया, और 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित था। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, तो लैंडर कौन सा था? विक्रम था, और रोवर जो है प्रज्ञान था। तो चंद्रयान 2 के मिशन के समान ही था। ठीक है, और उसने 23 अगस्त को लैंड भी किया था दक्षिणी ध्रुव पर, और वहाँ पर जिस स्थान पर लैंड किया था लैंडर और रोवर, उसे जो है क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्ष 2025 में जो है नासा जो USA का अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संस्थान है, वो अपना एक आर्टेमिस 3 नामक मिशन भेजेगा, जिसमें जो है चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा, यानी ये मानव सहित होगा। भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2040 तक वह चंद्रमा पर मानव भेज सके, और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि 2027 में चंद्रयान 4 भेजा जाए और कुछ नमूने इकट्ठा किया जाए, फिर वो मानव पर चंद्रमा भेजेगा। भारत का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का भी निर्माण करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2035 अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, 2040 चंद्रमा पर मानव भेजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा, H1 वीज़ा, L1 वीज़ा या गोल्डन वीज़ा। तो कौन सी नई कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा भारत सरकार ने शुरू की है। किसके लिए? विदेशी नागरिकों के लिए, जो यहाँ पर आते हैं चिकित्सा के लिए। तो आयुष में क्या आता है? आयुष में तो आयुष से हो गया आयुर्वेद,
वाई से हो गया योगा, यू से हो गया यूनानी, और एस से हो गया सिद्ध, और एच से हो गया होम्योपैथिक। तो आयुष वीज़ा जो है ये देने की घोषणा की है। और H1 वीज़ा, L1 वीज़ा, ये सब कौन से वीज़ा हैं? अमेरिका देता है। ठीक है, तो पिछले करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के नाम से, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारे प्रकार के वीज़ा जो है बताए गए हैं और किस तरीके से नीतियाँ जो है लॉन्च कर रही है अमेरिकी गवर्नमेंट, उसमें विस्तार से बताया गया था, सरल वीज़ा पॉलिसी और कठिन वीज़ा पॉलिसी। तो बहरहाल बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयुष वीज़ा। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो आयुष वीज़ा है क्या और किसे मिलता है? तो मेडिकल ट्रैवल वैल्यू ट्रैवल के लिए भारत का आधिकारिक पोर्टल वन स्टॉप पोर्टल उन लोगों के लिए जानकारी की सुविधा के लिए विकसित किया गया है जो विदेश से भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने 27 जुलाई 2023 को आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत उपचार का लाभ उठाने के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए आयुष वीज़ा की एक अलग श्रेणी शुरू की है। आयुष वीज़ा 4 उप श्रेणियों के तहत जो है उपलब्ध है, जिसमें आयुष वीज़ा, आयुष अटेंडेंट वीज़ा, ई आयुष वीज़ा, ई आयुष अटेंडेंट वीज़ा शामिल है। आयुष वीज़ा तो आयुष वीज़ा, आयुष अटेंडेंट वीज़ा यानी जो साथ में आते हैं, ई आयुष वीज़ा और ई आयुष अटेंडेंट वीज़ा। आयुष वीज़ा एक विदेशी को दिया जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से चिकित्सकीय देखभाल और कल्याण जैसे अस्पताल कल्याण केंद्र में मान्यता प्राप्त और किसी भी सरकारी प्राधिकरण या अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के साथ पंजीकृत है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा, सुनील कुमार, चंद्रिका टंडन और करुणा पांडे। तो अभी जो है डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा जी को। चंद्रिका टंडन जी जो है ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीती थी। अभी पिछले वीडियो के लेक्चर में इनके बारे में चर्चा किया था। करुणा पांडे जी की उनको जो है सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर तो बहरहाल ए होगा, लेकिन इन सब बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो नई दिल्ली में 4 फरवरी यानी दिवंगत चमन अरोड़ा को डोगरी साहित्य के अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए जो है साहित्य अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुस्तक का चयन 3 सदस्यों वाली निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। आज के सेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि अभी जब जो बाइडेन जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद जो है चुनाव प्रक्रिया हो रही थी। तो चुनाव प्रक्रिया के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने अभी जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जो है अलग होने का निर्णय लिया है। तो इसी संबंध में हमें ये जानना चाहिए कि यूएनएचआरसी है क्या। तो ये आइए देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। तो प्रश्न आ जाए कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, क्या यह अंतर सरकारी निकाय है? तो जी हाँ, ये अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय का मतलब क्या है कि जो विभिन्न देशों के जो सदस्य हैं उनकी सरकारें जो है आपस में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए
कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यूएनएचआरसी में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों के बहुमत के द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुना जाता है। चुनाव हर साल होते हैं। तो 193 देशों द्वारा जो है मतदान किया जाता है और सदस्य देश कितने होते हैं? 47 होते हैं। भारत को इससे पहले जो है 2011-14, 2014-17 और 2019-21 और 2022-24 के लिए 24 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया था। यूएनएचआरसी ने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय जो है मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके सदस्य देश 47 हैं। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वहीं भारत में देख लें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गठित किया गया था और ये जो है भारत में जो मानव हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, उन्हें दिया जा सके। उनका उल्लंघन होने पर ये आयोग जो है अपना एक्शन लेता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल है। इसकी स्थापना की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित भी किया गया। इसे जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। तो हमारे भारतीय संविधान में भी जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो परिकल्पना है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ वो पेरिस सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल भी हमने एक इनोवेशन किया था, लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, भोजन का अधिकार। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन से मानव अधिकार हैं या हैं? तो आपको बताना है कि अभी हम लोग देख रहे थे यूएनएचआरसी, ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन के बारे में बताना है। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं उसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 मानद सदस्य होते हैं। यानी एक अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 जो है मानद सदस्य होते हैं, ठीक है। और उनकी नियुक्ति जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और
जो है इसके लिए जो है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर जो है नियुक्ति होती है। तो ये सब मुख्य बिंदु है। और ये जो आयोग पर जो सदस्य होते हैं, ये एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, ये 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए, तो वो पद पर उतने समय तक बने रहते हैं। और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही, चूँकि सेशन लंबा हो जाता है तो लोग कम पसंद करते हैं। तो आपका क्या विचार है कि इसी तरीके से सेशन बनाया जाए और आपकी तैयारी को और बेहतर किया जाए, या शॉर्ट फॉर्म में जो है वीडियो बनाया जाए? आप अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।